मूवी की शुरुआत 1962 से होती है जिसमें हमें एक जहाज दिखाया जाता है। इस जहाज पर एक ऐसा हादसा होता है जो आपको बिल्कुल ही हैरान कर देगा। शिप पर पार्टी चल रही होती है और सभी एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर हमें एक स्ट्रेंज हाथ दिखाया जाता है जो जहाज के सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से एक वायर निकलती है और डांस फ्लोर पर मौजूद सभी लोगों को चीरती हुई निकल जाती है और सभी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एक छोटी बच्ची स्कैटी छोटी हाइट होने की वजह से बच जाती है और यह डरावना सीन देखकर चिल्लाने लगती है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां पर एक सैल्वेज क्रू एक शिप को रेस्क्यू करके बाहर ले आते हैं, जिसके बाद वो एक क्लब में बैठकर अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक पायलट मिलता है जिसका नाम जैक होता है। बातचीत करने पर वह उनको एक शिप के बारे में बताता है जो कि सदियों पहले गायब हो गई थी और बताता है कि इस पर बहुत सारा सोना रखा हुआ था और अभी ये बेरिंग सी में मौजूद है। सैल्वेज क्रू उस शिप को रेस्क्यू करने का डिसाइड करते हैं। इसके लिए वह नेक्स्ट डे तैयार भी हो जाते हैं और सभी जैक के साथ चल देते हैं। डेस्टिनेशन पर पहुँचने पर उन्हें कोई शिप नहीं मिलती और वे काफी हैरान होते हैं कि अचानक उनकी शिप एक जाइंट शिप से टकराती है। लकीली उनको कोई इंजरी नहीं होती। जैक और गिर के अलावा बाकी सभी शिप पर चले जाते हैं। अंदर जाने पर उनके साथ अजीब चीजें होना शुरू हो जाती है। उनको एक साउंड सुनाई देता है जिसको फॉलो करते हुए वे एक क्लॉक तक पहुंच जाते हैं जिसका पेंडुलम आवाज कर रहा होता है। अचानक वह हिलना बंद कर देता है और जब मुंडर उसे टच करता है तो क्लॉक में से आवाज आ जाती है और वह बहुत बुरी तरह से डर जाता है। और जैसे ही वो लोग आगे चलते हैं तो टेबल पर बड़ा स्क्रैम्बल खुद से ही सेट होकर वेलकम लिखा हुआ आता है जो कि काफी डरावना होता है। आगे बढ़ने पर अचानक मंडर के नीचे का फ्लोर टूट जाता है। फिर मरीन उसका हाथ पकड़कर उसको गिरने से बचा लेती है। मोरिन जब उसको ऊपर खींचने की कोशिश करती है तो उसको वहाँ पर केटी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही जब वह दोबारा उधर देखती है तो वहाँ से केटी गायब हो गई थी। फिर उन दोनों को बाकी सब ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन यह सब मोरिन के लिए बहुत ही डरावना था। वहाँ से आगे बढ़ने पर चीजों को एक्सप्लोर करते हुए डोज को एक डिजिटल वॉच मिलती है, मगर हैरानी की बात यह थी कि 1962 में कोई भी डिजिटल वॉच नहीं थी। मर्फी इस बात को यह कहकर टाल देता है कि शायद हमसे पहले भी यहाँ पर कोई आ चुका है और शिप को देखने के बाद वह वापस अपनी बोट पर चले जाते हैं। रात को मोरिन जब अकेली होती है तो जैक उसके पास जाता है। वह जैक को बताती है कि मैंने शिप पर एक छोटी लड़की देखी है। जैक कहता है कि शायद तुम बहुत थक गई हो इसलिए तुम्हें ये सब दिखाई दे रहा है, तुम अभी के लिए आराम करो। नेक्स्ट मॉर्निंग क्रू टीम को पता चलता है कि शिप में एक बहुत बड़ा होल है जो सिंक कर रहा है। सभी मिलकर उसको ठीक करने की प्लानिंग करते हैं और इसको ठीक करके अगले 3 दिन में इसको वापस अपने साथ लेकर जाएंगे, जिसके बाद वो तुरंत काम पर लग जाते हैं। मोरिन एक्सप्लोर करते हुए स्विमिंग एरिया की ओर चली जाती है जहाँ स्विमिंग पूल के अंदर उसे ब्लड सेल्स देखने को मिल जाती है जो उसको डिस्टर्ब कर देती है। वह वापस आ रही होती है कि उसको वहाँ केटी दिखाई देती है और वह डरकर नीचे गिर जाती है। उसका सर जोर से लगता है और उसके सर से ब्लीडिंग भी होती है। जब वह उठती है तो उसका ब्लड वह पूल ऑब्जर्व कर लेता है और वहाँ उसको सामने केटी की जगह जैक दिखाई देता है। वह उसको वहाँ से निकाल कर ले जाता है। हम देखते हैं कि स्विमिंग पूल फिर ब्लड से भर गया था और उसके अंदर बहुत सी डेड बॉडीज तैर रही थी जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। दूसरी ओर मर्फी शिप के कैप्टन का रूम एक्सप्लोर कर रहा होता है। फिर वहाँ उसे वाइन का ग्लास नजर आता है। मर्फी शिप लेने के लिए वाइन का ग्लास उठाता है तो उसको मिरर में कैप्टन बैठे हुए नजर आते हैं, जिससे वह बहुत बुरी तरह से डर जाता है और उसके हाथ से वह वाइन का ग्लास भी नीचे छूट जाता है। सीन वापस शिफ्ट होता है मोरिन की ओर। वह जैक के साथ लॉन्ड्री रूम से होते हुए इंजन रूम का दरवाजा खोलती है। पानी की तेज लहर उनकी ओर आती है जिसमें डेड बॉडीज भी होती है। वे दोनों बहुत ही डर जाते हैं। फिर वे दोनों वापस जाने के लिए उसी गेट की ओर जाते हैं जहाँ से वो दोनों आए, तो वह गेट भी लॉक हो जाता है। फिर जो गेट उन्होंने खोला था वह वापस उसी की ओर मुड़ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है गिर की ओर जिसको फ्रांसिस्का की आवाज ही आ रही होती है। फ्रांसिस्का 1962 में शिप पर एक सिंगर थी। फिर वह उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है तो उसको कुछ नहीं मिलता, मगर हमें फ्रांसिस्का को दिखाया जाता है। जैक और मोरिन बाकी क्रू को ढूंढ रहे होते हैं जिससे वे एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें बहुत सारा गोल्ड मिलता है।
जब वे बाकी की टीम को इन्फॉर्म करने के लिए निकलते हैं तो उनको लॉन्ड्री रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती है। मॉरिन जब अंदर एक्सप्लोर करने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसको व्हाइट शीट में कुछ हिलता हुआ नजर आता है और वह उसको फॉलो करने लगता है, तो वह बहुत बुरी तरह डर कर भाग जाती है। फिर उसको पता चलता है कि वह तो उसी की टीम के मेंबर थे। फिर वह उन सबको गोल्ड के बारे में बताती है। फिर सभी वहाँ गोल्ड के पास जाते हैं। वह देखते हैं कि वह तो बहुत ही सारा गोल्ड था। फिर वे सब डिसाइड करते हैं कि इस शिप को छोड़कर जितना भी गोल्ड है उसको लेकर जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाएंगे। फिर वे गोल्ड को अपनी बोट में लोड करना शुरू कर देते हैं और जब सैंटोस बोट को स्टार्ट कर रहा होता है तो खुद से सिलेंडर ऑन हो जाता है। ये सब केटी देख रही होती है और वह मॉरिन को वार्न करने की कोशिश भी करती है, मगर कोई उसे आकर रोक देता है। फिर वह बोट स्टार्ट कर देता है जिससे वह बोट ब्लास्ट हो जाती है और सैंटोस जलकर मर जाता है। ये सभी लोग अब इस शिप पर फंस गए थे। अब मॉरिन को और कुछ नहीं, बस केटी वाली मिस्ट्री सॉल्व करनी होती है, जिसके लिए वह उसको ढूंढने लग जाती है और फाइनली उसको केटी का रूम मिल भी जाता है। उधर दूसरी ओर डोज और मुंडेर को किचन में टेस्टी खाना मिल जाता है। पहले तो वह खाने में अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद उनको रियलाइज होता है कि वो सब तो इंसेक्ट खा रहे हैं, कीड़े खा रहे हैं। यह देखने में बहुत ही स्कैरी होता है। उधर मॉरिन कैटी के रूम को एक्सप्लोर कर रही होती है तो उसको कैटी की डेथ बॉडी एक अलमारी में लटकी हुई मिलती है, जिससे वह बहुत ही डर जाती है और डरकर चिल्लाना शुरू कर देती है। दूसरी ओर हमें गिर को दिखाया जाता है जिसके साथ बहुत ही वियर्ड होने वाला था। वह एक रूम में सभी चीजें 1962 के जमाने में बदलने लगती है, जब वो जगह बिल्कुल ठीक थी और सब लोग पार्टी कर रहे थे। यह देखकर गिर को यकीन नहीं हो रहा तो उसको बहुत ही शौक लगता है। सीन शिफ्ट होता है मर्फी की ओर, जो कैप्टन के रूम में बैठा हुआ होता है। अचानक उसके सामने पड़ी वाइन की बोतल हिलने लगती है। वह देखता है उसके सामने वही उस शिप का कैप्टन बैठा हुआ था जो उसको वाइन का गिलास दे रहा था। मॉरिन कैटी के गले से वह नेकलेस उतार कर देख रही होती है कि पीछे से कैटी आती है और वह कैटी के हाथ पर वह नेकलेस रखती है। नेकलेस उसके हाथ को आर पार कर गया था। यह देखकर मॉरिन के अंदर जो थोड़ी होप बची थी वह भी टूट जाती है। उसको यकीन हो जाता है कि कैटी सच में एक घोस्ट है। सीन मर्फी की ओर शिफ्ट होता है जहां कैप्टन उस पर एक बहुत ही शॉकिंग सीक्रेट रिवील करता है। मर्फी को पता चलता है एक लोरेलाई नाम शिप का, जिसका गायब होना आज तक एक मिस्ट्री है। उस शिप को एंटोनिया गाजा ने रेस्क्यू किया था और वह सारा गोल्ड भी लोरेलाई शिप का था। जिस दिन एंटोनियो गाजा ने लोरेलाई शिप को रेस्क्यू किया उसके ठीक 2 दिन बाद से ही एंटोनियो गाजा डिसअपियर हो गई। इसके बाद कैप्टन मर्फी को एक पिक्चर दिखाता है, जिसके बाद मर्फी के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। अब वह पिक्चर किसकी थी यह बाद में रिवील होगा। कैटी मॉरिन को बताती है कि वो और बाकी लोगों की सोल यहाँ पर हॉस्टेज है और जो भी ये सब कर रहा है इतना तक उसका काम पूरा नहीं होगा, हम ऐसे ही बंधक बने रहेंगे। इतना कैटी कुछ और बताती वॉल पर कुछ आना शुरू हो जाता है और कैटी बहुत ही डर जाती है। वो मॉरिन को वार्न करती है कि जितनी जल्दी हो सके यह शिप छोड़कर चली जाए और वह अभी भी ऐसा कर सकती है। इतनी देर में कैटी गायब हो जाती है और उन्हें बस उसकी स्क्रीमिंग सुनने को मिलती है। मर्फी अब जो सब जान चुका है मॉरिन को ढूंढ रहा है, जिससे वो शिप से जल्द बाहर निकल सके, मगर उसे अपने सामने सैंटोस की जली हुई बॉडी दिखाई देती है जो उसे बहुत ही डराना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम गिर को देखते हैं जिसको फ्रांसिस्का की आत्मा सेड्यूस करने की कोशिश करती है और उसको अपने पास पीछे ले आती है और जब वह गिर को फुली अपने काबू में कर लेती है तो ऊपर से नीचे धक्का देकर उसको मार डालती है। मॉरिन मर्फी को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचती है, लेकिन इधर मॉरिन भी मर्फी को सैंटोस ही लग रही थी, जिससे डरकर वह उस पर हमला कर देता है, मगर मॉरिन उसके पांव पर चाकू मारकर उसे घायल कर देती है। जब मर्फी मॉरिन को मारने की कोशिश कर रहा होता है तो पीछे से जैक आकर मर्फी को इंजर्ड कर देता है और मॉरिन को बचा लेता है। वह मर्फी को एक एक्वेरियम में बंद कर देता है क्योंकि वह फिर किसी पर हमला करके उसको जख्मी कर सकता है। चीजें इतनी सस्पिशियस हो जाती है जिसके बाद उनको इस बोट से निकलना ही होता है। मोरी बाकी सबके साथ उस शिप को फिक्स करने में लग जाती है। वो लोग उस शिप को रिपेयर कर देते हैं और मोरी गिर को ढूंढने में लग जाती है। फिर
फिर उसको वापस से कैटी दिखाई देती है और वह गिर की डेड बॉडी के पास मॉरिन को लेकर जाती है। कैटी मॉरिन को पास्ट में लेकर जाती है जहाँ पर सब राज रिवील होते हैं। वह मॉरिन को दिखाती है कि कैसे उस गोल्ड की खातिर लोगों के खाने में पॉइजन मिलाकर उनको खिला देते हैं और खुद भी मर जाते हैं। बाकी लोग वायर से कटने के कारण मर जाते हैं और कुछ को शिप के वर्कर फायरिंग करके मार देते हैं और केटी को भी उसके रूम में लटका कर मार देते हैं। और ये सब उस गोल्ड के लिए हुआ था। और जब वो गोल्ड के पास पहुंचते हैं तो फ्रांसिस्का एक वर्कर को मैनिपुलेट करके बाकी सब वर्कर को गोलियों से मरवा देती है और बाद में खुद उस वर्कर को मार देती है। जिसके बाद एंट्री होती है विलेन की, जो फ्रांसिस्का को भी एक हुक से लटका कर मार देता है। मॉरिन को उसका फेस नजर आता है तो वो शौक में होती है क्योंकि वह इंसान होता है जैक, जो कि इन्हें इस शिप के पीछे लेकर आया था, मगर यह सब वो क्यों कर रहा था ये नहीं पता। फिर इस सब के बीच मॉरिन को मर्फी का ख्याल आता है। वह दौड़कर उसके पास जाती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मर्फी एक्वेरियम में मर चुका था और उसके हाथ में जैक की वही तस्वीर थी जो उसको कैप्टन ने दी थी। मॉरिन डोज को जैक पर नजर रखने को बोलकर मुंडेर को ढूंढने चली जाती है। वहीं दूसरी ओर कोई फोर्स मंडर को मशीन में खींचती है और वह भी पीसेस में बदलकर मर जाता है और पाइप में ऊपर ब्लड आता है। यह देखकर मॉरिन को पता चल जाता है कि मंडर की मौत हो गई है। इन जैक और डोज पर शिफ्ट होता है जहां पर जैक के प्रोवोक करने पर डोज को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वह शॉट गन से उसको शूट कर देता है और वह जैक को डेड समझकर वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर मॉरिन शिप में एक बॉम्ब फिट कर देती है और डोज भी मॉरिन के पास आ जाता है जिससे वह उसको ब्लास्ट करने से रोकता है। लेकिन मॉरिन अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। कोई चारा ना चलने पर डोज अचानक से अपना फेस चेंज करता है और रिवील होता है कि वह तो जैक है। जैक कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक सैल्वेज हूँ, तुम गोल्ड जमा करती हो और मैं सोल, और यही मेरी जॉब है जिससे मैं लाइफ टाइम जीवित रहूंगा। अगर यह बोट डिस्ट्रॉय हो गई तो मेरी मैनेजमेंट खुश नहीं होगी, इसीलिए वह उसको ब्लास्ट करने से रोक रहा होता है। मॉरिन के ना सुनने से वह उस पर हमला करता है। मॉरिन एक एरो लेकर जैक के लेग पर मारती है और वही एरो से बॉम्ब के रिमोट पर निशाना लगाकर बोट पर छलांग मार देती है और थोड़ी देर में पूरा शिप ब्लास्ट हो जाता है। मॉरिन को बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा होता है, तभी केटी आकर उसको बाहर का रास्ता दिखाती है और वह बाहर आ जाती है। बाहर आकर वह देखती है सभी आत्माएं फ्री हो गई थी और अपनी अलग दुनिया के लिए जा रही है। मॉरिन एक बॉक्स की मदद से तैरती रहती है और कुछ आगे चलने पर उसको एक रेस्क्यू टीम बचा लेती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मॉरिन को एम्बुलेंस में शिफ्ट करते हैं। वह देखती है कि जैक जिंदा है और वह गोल्ड को दूसरी शिप में शिफ्ट कर रहा होता है। मॉरिन डरी हुई हालत में जोर से चिल्लाती है और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।